सबसे पहले तस्वीर आजमगढ़ की हम आपको दिखाएंगे। आजमगढ़ में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बीच एक नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य शादी समारोह में ठुमके लगाते नजर आए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और सबसे अहम बात कि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हुई थी। वहीं रुद्रपुर क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव जीते जिला पंचायत सदस्य फौजदार यादव ने जमकर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई। दूसरी तस्वीर लखीमपुर की हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर सीएसटी मतौली सेंटर में निरीक्षण करने गए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज अग्रवाल, जो खुद ही बिना मास्क के नजर आए। वहीं मौके पर विधायक और सीएचसी प्रभारी मास्क लगाए थे, जबकि सीएमओ से इस बाबत सवाल किया गया तो वो लंबी नसीहत उन्होंने दे डाली। तीसरी तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पर मोदी नगर के बिशोखर गांव में रहने वाली एक वृद्धा का निधन हो जाने के बाद पुलिस टीम ने हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवाया। साथ ही ब्राह्मणों को ब्रह्म भोज कराकर कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। चौथी तस्वीर मथुरा की है। यहां नौझील थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और बताया जा रहा है कि इंजन में खराबी आने के कारण यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 72 पर प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग की। और पांचवी तस्वीर जोशीमठ की है, जहां पर एक बार फिर ऋषि गंगा के जलागम क्षेत्र में ग्लेशियर में दरार देखी गई और साफ है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। ऋषि गंगा के ऊपरी इलाकों में ग्लेशियर खिसकने की ग्रामीणों ने आशंका जताई है। ग्रामीणों की एक टोली ऋषि गंगा के ऊपरी इलाकों में पहुंची। आपको बता दें कि बीते 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई थी और अब एक बार फिर से उसका खौफ ग्रामीणों में है। सिद्धार्थनगर के बाद सीएम योगी बस्ती पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैली अस्पताल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि बच्चों के लिए बन रहे 50 बेड के वार्ड का निरीक्षण किया सीएम योगी ने। इस दौरान अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि 1 जून से यूपी के सभी 75 जिलों में 18 साल से अधिक के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम लोगों ने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को अब तक आगे बढ़ाया है। 1 जून से हम लोग प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 18 वर्ष से लेकर के 44 वर्ष की उम्र के लोगों को, उन सभी युवाओं को वैक्सीन देने जा रहे हैं। उसमें हमने कुछ प्राथमिकताएं भी तय की हैं, जैसे अभिभावक स्पेशल बूथ। 12 वर्ष से छोटी उम्र के जितने भी बच्चे होंगे उनके अभिभावकों को चिन्हित करके उनको वैक्सीन लगाया जा सके, इसको एक प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है। न्यायिक अधिकारियों के लिए अलग से बूथ बन सके, जहां उनका निवास स्थल है उसके आसपास कहीं बन सके, इसको प्राथमिकता के आधार पर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा मीडिया के लिए अलग से बूथ बने, उनके परिवार के लोग उससे लाभान्वित हो सकें, इसके लिए एक अलग से प्रयास करने का प्रयास हो रहा है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बहराइच के डीएम माला श्रीवास्तव की दौड़ शायद आपको याद होगी, जब सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच के दौरे पर पहुंचे थे और सीएम काफिले के आगे तत्कालीन डीएम माला श्रीवास्तव दौड़ती नजर आई थी। और आज ऐसी ही कुछ तस्वीरें फिर से ताजा हो गई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती पहुंचे। डीएम सौम्या अग्रवाल भी ठीक आईएएस अधिकारी माला श्रीवास्तव की तरह ही दौड़ती नजर आईं। हेलीपैड पर सीएम योगी के आते ही डीएम सौम्या अग्रवाल दौड़ती हुई नजर आईं। दरअसल सीएम के साथ सांसद और बीजेपी कार्यकर्ता हो लिए, फिर क्या था, डीएम साहिबा को लीड करती हुई गाड़ी की तरफ दौड़ने लगी। इसके बाद एक बार फिर डीएम सौम्या अग्रवाल सीएम के काफिले के आगे दौड़ लगाने लगी। आप देखिए 2 तस्वीरें। सीएम जब पहुंचे तो वहां पर दौड़ती हुई डीएम आगे बढ़ी। विकास भवन में बने कोविड कमांड सेंटर का सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने गए थे। इसी दौरान जब सीएम निरीक्षण करके वापस आने लगे तो विकास भवन के नीचे सीएम के काफिले के आगे डीएम सौम्या अग्रवाल और एसपी आशीष श्रीवास्तव दोनों ही अफसर दौड़ लगाते रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के अवगत के लिए डीएम साहिबा ने खूब दौड़ लगाई, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। तो देखिए सीएम के लिए सीएम का जो काफिला जैसे ही आया, हेलीपैड पर दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी, वहां पर सभी अधिकारी उससे दूर थे हेलीपैड से। और जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड किया, दौड़ते हुई डीएम माला श्रीवास्तव वहां पर पहुंची और मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। तो सौम्या अग्रवाल जो सीएम के काफिले के आगे दौड़ लगाती हुई दिखाई दी। विकास भवन में बने कोविड कमांड सेंटर का सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। तो इसे चाहे आप प्रोटोकॉल कहिए, चाहे मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान कहिए, जिम्मेदारियों का एहसास कहिए, कुछ भी कहिए,
लेकिन ये तस्वीर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सामने आई। लखीमपुर खीरी के सीएचसी मितौली सेंटर का निरीक्षण करने गए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज अग्रवाल खुद ही बिना मास्क के नजर आए। वहीं मौके पर विधायक और सीएचसी प्रभारी मास्क बराबर लगाए रहे। जब सीएमओ से मास्क को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने लंबी चौड़ी नसीहत दे डाली। सीएमओ ने कहा कि मैं बिना मास्क नहीं रहता हूं, कभी कभार खुजली वगैरह होने पर भले हट जाए। जबकि तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि सीएचसी प्रभारी मीटिंग कर रहे हैं, विधायक कस्ता भी मौजूद हैं, सभी ने मास्क लगाया है, लेकिन सीएमओ साहब बिना मास्क के ही लगातार वहां बात करते रहे। जैसे ही मीडिया का कैमरा ऑन हुआ उन्होंने मास्क लगा लिया और जब सवाल पूछा गया तो फिर वो जवाब गोलमोल दे दिया। मास्क का प्रयोग और 2 गज की दूरी, ये पिछले 1.5 साल से ये बात बोली जा रही है और ज़्यादातर लोग हमारे जनपद के यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अज्ञानतावश यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि वायरस मुख्यतः मुंह से और नाक से, सांस से फैलता है। तो दूरी बना के रखना और मास्क का प्रयोग करना अपनी व्यक्तिगत सेफ्टी भी है और दूसरों का बचाव भी है, क्योंकि अगर आप संक्रमित हो गए हैं तो कम से कम आप वायरस उस मास्क में रोक के दूसरों तक नहीं पहुँच पाए। और एसजीपीसीआई ने भले ही सीवेज के पानी में कोरोना वायरस मिलने से जुड़ी अपनी रिपोर्ट पर बयान बदल दिया हो, लेकिन इसका संज्ञान लेते हुए अब नगर निगम और जलकल विभाग अलर्ट हो गए हैं। एसजीपीसीआई की रिपोर्ट के बाद लखनऊ नगर निगम ने जलकल विभाग के सहयोग से उनके द्वारा पानी के कुछ नमूने लिए और उन नमूनों की जांच भी की। हमारे साथ में इस समय लखनऊ के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी जी मौजूद हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर उन सैंपल्स में क्या मिला और लखनऊ का पानी लोगों के लिए कितना सुरक्षित है। सर, जानना चाहेंगे, एसजीपीसीआई की एक रिपोर्ट आई थी अभी जिसमें ये था कि सीवेज के पानी में कोरोना की पुष्टि हुई थी। पहले आप लोगों ने कितने सैंपल लिए, उसकी रिपोर्ट क्या कहती है? इसमें देखिए, ये जो खबरें आ रही थी उसके दृष्टिगत एहतियात के तौर पर हमने जो पेयजल है उसके सैंपल कलेक्ट कराए थे। कल ही जो है 100 पॉइंट से जो है सैंपल कलेक्ट किए गए थे और वे बैक्टीरियली सभी जो है सेफ पाए गए हैं। पूर्व में भी सैंपल कलेक्शन किए गए थे, वे भी सभी सेफ पाए गए हैं और इनकी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इनको एसजीपीसीआई के कोऑर्डिनेशन से जो उनके लैब्स हैं उसमें भी भेजेंगे। और इसी प्रकार से जो सीवेज का इशू है उसमें जो संस्था सुएज इसमें काम करती है उनकी भी R&D टीम है, दिल्ली में है और फ्रांस में बैठती है। तो उनसे भी हम मीटिंग के माध्यम से उनको ये पूरी समस्या से अवगत कराया गया है कि वे इस पे जो है इसका अध्ययन करना शुरू करें और यदि अगर इसकी पुष्टि होती है फाइनली तो इसके लिए एक कार्य योजना पूर्व से बना के रखी जाए। तो हमने यहाँ पर सुना नगर आयुक्त को, उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरे प्रोसेस के बाद पीने का पानी आता है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि जो सीवेज में कोरोना वायरस मिलने की बात सामने आई थी उसके बाद जो कंपनी, जो संस्था उसके ट्रीटमेंट से जुड़ी है उनसे भी संपर्क किया गया है ताकि आगे के लिए कार्य योजना तैयार की जा सके। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच सरकारी विभाग के कर्मचारियों की ओर से लगातार की जा रही हड़ताल को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार की ओर से 6 महीने के लिए एस्मा लागू कर दिया गया, जिसके चलते अब सरकारी सेवाओं में हड़ताल करने पर रोक लग गई। बताया जा रहा है कि पोस्ट कोविड समस्याओं को लेकर भयावह हो रही स्थितियों को देखते हुए यूपी सरकार ने यह फैसला लिया है। अब अगले 6 महीने तक कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो ये अवैधानिक होगा, एस्मा लगा दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में कई लोगों ने अपनों को खो दिया। लोग अपने मृत परिजनों की रिपोर्ट के लिए अस्पताल में भटक रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता अपने पिता की मौत का कारण पता करने के लिए बीते 5 दिनों से कानपुर के हैलेट अस्पताल में चक्कर लगा रहे हैं। 19 मई को उनके पिता गया प्रसाद को हैलेट में भर्ती कराया गया, जिनकी मौत 22 तारीख को हो गई थी। इस मामले पर हैलेट अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर आरबी कमल कह रहे हैं कि मामले का उन्होंने संज्ञान लिया है, जल्द परिजनों तक रिपोर्ट पहुंचाई जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर ने कई जिंदगियों को ले लिया। कई घरों में मातम पसरा हुआ है। लोग आज भी उनकी रिपोर्ट को लेने के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। कोविड की रिपोर्ट न मिलने के चलते लगातार चक्कर काटने पड़ रहे हैं और इंश्योरेंस तक परिवार को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में शासन को इस बाबत ध्यान देना होगा, क्योंकि लोग अपने अपनों के जाने से गमज़दा भी हैं और उनके बाद बैंक, अस्पताल और मेडिक्लेम के चक्कर में चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं।
कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और बड़ी खबर कानपुर से है। हैलट अस्पताल में 15 वेंटिलेटर खराब हो गए। 152 वेंटिलेटर में 15 में खराबी आई है। मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं। वेंटिलेटर कंपनी को शिकायत करके ठीक कराने का निर्देश दिया गया है। अगले हफ्ते ही ये वेंटिलेटर शुरू हो पाएंगे। एक महीने पहले हफ्ते में ठीक किए गए थे। इसी महीने के पहले हफ्ते में वेंटिलेटर ठीक हुए थे, लेकिन एक बार फिर से इनमें गड़बड़ी आ गई है। तो बड़ी खबर कानपुर से, हैलट अस्पताल में 15 वेंटिलेटर खराब हो गए। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इनको बनवा दिया जाएगा। और चमोली में नागनाथ पोखरी नगर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने गई पुलिस और नगर पंचायत की टीम पर अतिक्रमण कर रहे ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की गई और लाठी डंडे भी चलाए गए। घटना में दरोगा सहित 8 पुलिसकर्मी, तहसील कर्मी, नगर पंचायत के कर्मचारी घायल हो गए। एसपी चमोली यशवंत सिंह चौहान का कहना है कि अतिरिक्त पुलिस फोर्स मौके के लिए भेजी गई है। पथराव करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो चमोली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया और देखिए किस तरीके से जिसको जो मिला उसी से पीटा गया। अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस गई थी, लेकिन भारी विरोध हुआ और इस दौरान पुलिस टीम पर पत्थरबाजी भी हो गई। दरोगा सहित 8 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए। बरेली से एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां पर एक युवक ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद ही अपने हाथ और पैर में कील ठोक लिया। पहले तो परिवार ने पुलिस पर कील ठोकने का आरोप लगाया, लेकिन एसएसपी ने कहा कि ये गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसा युवक ने किया था। उस पर मामला दर्ज किया गया था और जब गिरफ्तारी की नौबत आई तो उसने खुद ही अपने हाथ और पैर में कील ठोक दिया। इसके मुंह पे मांस नहीं था सर। थाना बारादरी के अंतर्गत एक रंजीत नाम का युवक है जो 28 साल का है। उसके द्वारा कल सुबह पुलिस वहाँ की जो चौकी है उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा उनके बाएं हाथ और पैर में कील ठोक दी गई थी और उसके बाद वो लगातार बच रहा था। पुलिस के द्वारा इसमें जो जांच की गई उसमें पाया गया कि 24 तारीख की शाम को ये युवक एक चिता पे एक सिपाही था, उससे वहाँ पे भिड़ गया था, उससे बदतमीजी की थी। तो 24 तारीख को ही पुलिस के द्वारा उसके ऊपर वहाँ मुकदमा दर्ज किया गया था और ये जो रंजीत नाम का युवक है वहाँ चौकी से भाग गया था। इसके बाद ये पुलिस से बच रहा था और पुलिस लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए उसके घर में दबिश दे रही थी। तो 25 तारीख की रात को ये एक कारखाने में सोया और वहाँ पर इसने नशे की हालत में भी था और वहाँ पर इसने अपने आप को बचाने के लिए, पुलिस की गिरफ्तारी से बचाने के लिए वहाँ पे अपने बाएं हाथ और पैर में कील ठोक दी। और फिर अगले दिन सुबह जब ये घबरा गए, इसके घर वाले और ये सब घबरा गए, तो अब क्या करें। तो उसके बाद ये अपना एक प्रार्थना पत्र लेकर पुलिस ऑफिस में प्रस्तुत हुए और पुलिस के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया। और प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। घाटों पर शवों के सबूत मिटाए जाने की खबर के बाद अब श्रृंगवेरपुर में जल्द विद्युत शवदाहगृह बनाने का फैसला लिया गया है। घाट पर राजस्व विभाग ने 4 बिस्वा जमीन चिन्हित कर ली है और लेखपाल ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर दिया है। एसडीएम को भेज दिया गया है। डीएम की तरफ से शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा और शासन की मंजूरी मिलने के बाद विद्युत शवदाह गृह बनाया जाएगा, जिसके बाद श्रृंगवेरपुर घाट पर शव दफनाने की परंपरा खत्म हो जाएगी। विद्युत शवदाह गृह बनने से कम समय में कम खर्च में लोग दाह संस्कार कर पाएंगे। एनजीटी ने भी गंगा के आसपास शवों को दफन करने पर रोक लगाई है। तो आपको बता दें कि आरोप ये लगे थे कि नगर निगम की टीम ने इन कफन को हटाया था ताकि सबूत मिटाए जाएं। जो ड्रोन की तस्वीरें एबीपी गंगा ने आपको दिखाई थी, जो तीसरी तस्वीर है, ये तस्वीरें प्रयागराज की बेइज्जती न करवाएं, अधिकारियों के नकारेपन को उजागर आगे न कर पाएं, इसलिए किया गया था। जांच का तमाशा शुरू हो गया है और अब एक और बात आई है कि श्रृंगवेरपुर में विद्युत शवदाह गृह बनाया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट पर पिछले दिनों बहुत बड़ी संख्या में गंगा की रेती के किनारे शवों को दफनाया गया था। दफनाए गए शवों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो श्रृंगवेरपुर का घाट था, जो शमशान घाट था, वो कब्रिस्तान में तब्दील होता नजर आ रहा था।
बड़ी संख्या में शवों को दफनाए जाने से तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, तमाम विवाद पैदा हो गए थे। निश्चित तौर पर कुछ लोगों ने शवों को परंपरा के मुताबिक दफनाया था, लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी थी जो कोरोना की दूसरी लहर में आर्थिक तंगी की वजह से शवों को दफना रहे थे, चुपचाप शवों को दफना कर वापस जा रहे थे, क्योंकि अंतिम संस्कार का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लोगों के पास पैसे नहीं थे। ऐसे में सरकारी अमले ने अब एक अच्छी पहल की है और श्रृंगवेरपुर में अब विद्युत शवदाह बनवाने का फैसला किया है। हमारे ठीक सामने जो आप टीन शेड देख रहे हैं, एक पक्का चबूतरा देख रहे हैं, वहां पर विद्युत शवदाह बनाया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, डीएम को प्रस्ताव बनाकर दे दिया गया है। डीएम के जरिए ये प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। हमारे पास जो जानकारी है, सरकारी अमले ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक अगले 4 से 5 महीने के अंदर यहाँ पर विद्युत शवदाह बनकर तैयार हो जाएगा। और ये खास कवायद इसलिए की गई है कि कभी फिर जब गरीबी या आर्थिक तंगी की वजह से लोग शव दफनाने के लिए आते हैं तो उन्हें रोका जाए और ऐसे लोगों को उन्हें विद्युत शवदाह में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार किया जाए। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि श्रृंगवेरपुर में जो शवों को दफनाया गया था, उसको बाद जो है सरकारी अमला अब हरकत में आया है और उसने कुछ ऐसी पहल शुरू की है ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं न हो सकें। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। जिले से जो है 100 काफ़ी संख्या में आते हैं, जिनका अंतिम संस्कार यहाँ करते हैं लोग। धार्मिक स्थल होते की दृष्टि देखते हुए यहाँ पर गंदगी कुछ ज़्यादा अधिक मात्रा में फैलती थी, जिसको देखते हुए शासन ने जो है विद्युत शवदाह के जो है बनाने का कुछ लक्ष्य था, जिसको हमारे श्रीमान जिला अधिकारी महोदय द्वारा प्रस्ताव मांगा गया, जिसको मैंने बना के दिया हूँ। यहाँ विद्युत शवदाह बनाया जाएगा। क्या है आपके प्रस्ताव में, क्या कहा गया है? प्रस्ताव में ये कहा गया कि यहाँ एक विद्युत शवदाह बन जाएगा, तो जिससे जो है लोगों को असुविधा नहीं होगी और लोगों को कम पैसे में जो है अंतिम संस्कार हो सकेगा। और यास तूफान की आहट से पूर्वांचल में अलर्ट जारी है। पूर्वांचल के कई हिस्से बलिया, गाजीपुर, मऊ में भारी बारिश का अलर्ट है और वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र में भी बिजली चमकने के साथ बारिश होगी, ऐसा कहा जा रहा है। वाराणसी में हवाएं चलने लगी है, गंगा किनारे नौका को आपस में बांध दिया गया है और प्रशासनिक टीम की ओर से टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि अगर किसी को मदद की जरूरत है तो मदद उन्हें मिल सके। और बात जोशीमठ की करते हैं, जहां पर एक बार फिर ऋषिगंगा के जलागम क्षेत्र में ग्लेशियर में दरारें देखी गई। साफ है कि अभी भी खतरा टला नहीं। ऋषिगंगा के ऊपरी इलाकों में ग्लेशियर खिसकने की ग्रामीणों ने संभावना जताई है। ग्रामीणों की एक टोली ऋषिगंगा के ऊपरी इलाकों में पहुंची। आपको बता दें कि बीते 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई थी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें लगातार उस इलाके में सर्वे कर रही हैं। तो ग्लेशियर खिसकने से ग्रामीणों में हड़कंप है। ग्रामीणों की एक टोली वहां पर गई भी थी और उन लोगों ने इस बात की आशंका जताई। हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान उन शिक्षकों और शिक्षा विभाग के उन कर्मचारियों को हुआ है जो पंचायत चुनाव में ड्यूटी करते हुए पहले संक्रमित हुए और फिर उनकी मौत हो गई। बाराबंकी जिले के सिद्धौर ब्लॉक में कंपोजिट विद्यालय में बतौर सहायक अध्यापक तैनात लगभग 50 साल के महेश प्रसाद के परिवार में मातम छाया हुआ है। महेश प्रसाद पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित हुए और उसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिवार में उनकी मां, पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वैक्सीनेशन पर गाजियाबाद प्रशासन बेहद ध्यान दे रहा है। गाजियाबाद प्रशासन ने गाड़ी में बैठकर ही वैक्सीन लगवाने की सुविधा शुरू की है। इसके तहत 45 से ऊपर के बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मॉल की पार्किंग में वैक्सीनेशन की सुविधा दी गई है। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन की तरफ से ये पहल जो शुरू की गई है वो अच्छी है। गाजियाबाद में अब वैक्सीनेशन एक मॉल के बेसमेंट में लगाई जा रही है और कार में बैठ के वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। देखिए, ये कार में हैं, वैक्सीनेशन लगाने आए हैं और जो ये हैं, ये इनकी कल ही शादी हुई है और आज अपनी मदर को ये वैक्सीनेशन लगवाने पहुँचे हैं। ये आप बताइए, कहाँ से आए हैं आप लोग?
हम लोग वसुंधरा गाजियाबाद से आए हैं। वसुंधरा गाजियाबाद से। मदर को लगाई? हाँ जी, मदर को लगवाई है। आपकी शादी कब हुई है? मेरी शादी परसों 24 तारीख को शादी हुई है। कैसा महसूस कर रही है? अच्छा लग रहा है। ये बताइए कि कार में बैठ के ये जो चलाया गया है, ये बताइए कि इससे आप कितने संतुष्ट हैं, कितना अच्छा लग रहा है आपको? संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा। आपको उतना नहीं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। गाड़ी में ही लग गई। गाड़ी में आखिर लगाने का पर्पस क्या है? गाजियाबाद के जो एसडीएम है खालिद अंजुम, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि कार में लगाने का पर्पस क्या है, क्या किस तरीके से लगाई जा रही है और आखिर कारण क्या है? देखिए, इसकी वजह ये है कि लोगों को आसानी से वैक्सीनेशन किया जा सके। बहुत सारे हमारे परिवार में 45 प्लस के ऐसे लोग हैं कि जो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ के कारण नहीं लगवा पा रहे थे, तो इसमें हैंड टू हैंड यहीं पर ही उनका रजिस्ट्रेशन और यहीं पर उनका वैक्सीनेशन दोनों काम हो रहा है। एक बार ज़रा प्रक्रिया समझाएंगे आप, किस तरीके से और कैसे यहाँ पर आते हैं और आने के बाद किस प्रक्रिया से उन्हें यहाँ पर गुजरना पड़ता है? देखिए, ये एक रजिस्ट्रेशन काउंटर है। जब कोई गाड़ी आती है, चाहे वो 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, तो उस गाड़ी को यहाँ रोक करके और उनका एक आधार कार्ड ये लोग लेते हैं, वो गाड़ी का शीशा नीचे करके और अपना आधार कार्ड दे देते हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ की फॉर्मेलिटी यहाँ पूरी हो जाती है और उसके बाद वो आगे वैक्सीनेशन का सेंटर है। ये यहाँ पर एक ड्राई रन की वजह से ये रखा गया है, इनका ये कहना है। दूसरी बात ये इनका कहना है कि अभी 100 डोज यहाँ पर रखी गई हैं। अगर कोई आता है तो यहाँ पर हालांकि उसे अगले दिन का टाइम दे दिया जाता है, ऐसा इनका कहना है। गाजियाबाद से बीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह।